हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और मैं आपके लिए आज वो लेक्चर लेके आ गया हूं जिसकी आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, दैट इज बजट 2025। अब कुछ लोग सोचे होंगे सर आप एक दिन पुराना लेक्चर क्यों लेके आए, मतलब बजट तो कल आया था बट आज मैं लेक्चर क्यों लेके आया हूं? क्योंकि मैंने इस पे एक डिटेल एनालिसिस किया है इस बजट 2025 पे। ओके, और इस तरह का लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना बजट के बारे में तो भी आपको बजट आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है और कितने सिंपल वर्ड्स में मैंने बजट 2025 के सारे पॉइंट्स, एग्जाम पर्सपेक्टिव के सारे पॉइंट्स यहां पर कवर किए हुए हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बजट 2025 को। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बजट में क्या क्या चीजें आपके लिए इस साल इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। आपको पता होगा आपका जो जनवरी मंथ है 2025 का वो कंप्लीट हो गया है, तो उसको देखते हैं हमने जुलाई से लेके जनवरी तक की, याद रखिए 7 मंथ की एक बुकलेट बनाई है जो कि 15 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। और ये बुकलेट करीबन 110 पेजेस की है। यहाँ पर सारी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ये आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर ये कोर्स दिखाई देगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, आप इसको बाय कर लेना क्योंकि यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे प्लस आपको क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, और प्लस कुंभ की वजह से 40% ऑफ भी मिलेगा, तो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स वगैरह सब कुछ यहां पर A to Z एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल। ओके, और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एप्लीकेशन के थ्रू भी इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, दैट इज देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इस साल के बजट को जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बजट 2025 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले आप सोचेंगे बजट जो है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बजट हम लोग भी सिंपल अपने घर में भी बजट बनाते हैं, है ना। आप भी देखते हैं इतना पैसा मेरे पास आया, इतना पैसा मेरा खर्च हुआ, मतलब इतना मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, इतना मेरे पास आया, उसे कहते हैं हम रिसिप्ट कहते हैं फॉर एग्जांपल, तो इतनी इनकम आई और इतना खर्चा हो गया। तो आप लोग बजट, हर आदमी, नॉर्मल इंसान भी बजट बनाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है हमारी वो अपना बजट बनाती है। तो इसका मतलब यहां पर जो फ्यूचर है ना, आगे आने वाला मंथ है, उसके लिए सरकार ने अपना बजट बनाती है। तो ये एक तरीके से बजट एक स्टेटमेंट है जहां पर एस्टिमेटेड रिसिप्ट मतलब आने वाला पैसा एस्टिमेटेड है कि इतना पैसा आएगा, सरकार एस्टिमेट कर रही है। और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, सरकार का इतना खर्चा होने वाला है इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो उसका एक स्टेटमेंट बनाती है, उसे हम बजट कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कब से कब तक का ये स्टेटमेंट बना रही है? जैसे अभी जो बजट आया है वो 1 अप्रैल, ठीक है, याद रखिएगा, 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, याद रखिएगा सरकार को क्या खर्चे होने वाले हैं, सरकार के पास क्या इनकम आएगी, उसका सरकार ने पूरा एक स्टेटमेंट बनाया है जिसको हम बजट कहते हैं। तो सिंपल सा, आई होप आप समझ गए होंगे। 1 अप्रैल से स्टार्ट किया हमने 2025 से, 31 मार्च 2026 तक का हमने बजट जो है सरकार ने अभी लॉन्च किया हुआ है। ओके, अब देखिए जो बजट वर्ड है, अगर आपसे कोई पूछे क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है, तो आंसर होगा नो, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ओके, तो क्या मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखिएगा, और इसी को हम आम भाषा में बजट कहते हैं। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट नहीं लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसी को आप बजट कह रहे हैं नॉर्मली। ओके, और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद लेट अस सपोज सरकार ने बजट बनाया अपना, ठीक है, तो उसके लिए सरकार के खर्चे होंगे, इतने सारे सरकार को एक्सपेंडिचर करना है, तो उसके लिए सरकार को पैसे निकालने पड़ते हैं और वो पैसा सरकार निकालती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, याद रखिएगा, किससे निकालती? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब आर्टिकल नंबर 266 ये कहता है कि अगर सरकार को कोई भी पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। याद रखिए, अंडर आर्टिकल 266 पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सरकार, इसलिए सरकार को पार्लियामेंट में, याद रखिए, बजट जो है उसे पास कराना पड़ता है, तभी जाकर आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, अब उस पैसे को निकालने के लिए सरकार एक अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास कराती है। ये अप्रोप्रिएशन बिल में बता दूं अंडर आर्टिकल 114 होता है और ये अप्रोप्रिएशन बिल पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो विड्रॉ कर सकती है फंड्स फ्रॉम वेयर,
फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किस लिए? जो सरकार के एक्सपेंडिचर होने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर में, उसके लिए सरकार एक अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास करती है। तो ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया, क्योंकि तीनों आर्टिकल ना, आर्टिकल 114, आर्टिकल 266 और आर्टिकल नंबर 112 कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ बताया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस बजट को बनाता कौन है? हु प्रिपेयर दिस बजट? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो एक याद रखिए, बजट डिवीजन है, याद रखिएगा, द बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो बजट डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर, और ये डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, वो इस बजट को प्रिपेयर करता है, याद रखिएगा। तो इट इज अ नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। तो बजट डिवीजन कह सकते हैं, और अगर डिपार्टमेंट पूछे तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और अगर मिनिस्ट्री पूछे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। और आपको पता होगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? वो है हमारी ताई, जिनको आप कहते हैं निर्मला सीतारमन, जिन पर आप बहुत मीम्स बनाते हैं, बट आज इन्होंने अपने जो कह सकते हो हेटर्स को भी अपना फैन बना लिया। इस बजट में आपको समझ में आएगा ऐसा क्या किया इन्होंने, वो हम समझेंगे। ओके, चलिए आगे बात करें निर्मला सीतारमन जी की। तो याद रखिएगा, इनका ये 8th टाइम स्टेट बजट है, मतलब ये 8th टाइम बजट को प्रेजेंट कर रही है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 8th टाइम ये बजट को प्रेजेंट कर रही है। अब आप कहेंगे 8th टाइम, इससे ज्यादा बार कौन कर चुका है? इससे ज्यादा बार अभी तक जो बजट को प्रेजेंट कर चुके हैं वो है मोरारजी देसाई। देखिए 10 टाइम्स उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था। और जो हमारी निर्मला सीतारमन, अभी यहाँ 7 लिखा हुआ है, अभी एक्चुअली +1 हो जाएगा क्योंकि इस बार इन्होंने बजट रख दिया है, तो ये आ गई टॉप 3 में। अब आप देखिए टॉप 3 में आ गई। और अगर ये 2025 याद है कि सरकार रहती 2029 तक हमारी, और यही फाइनेंस मिनिस्टर रहती हैं, तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपको याद रखिए 8th टाइम इन्होंने इस बार का बजट जो है 2025 जो है वो प्रेजेंट किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पहले तो हमने एक रेलवे बजट भी सुनते थे, उसका क्या हुआ? तो वो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं, रेलवे बजट क्यों नहीं प्रेजेंट किया जाता। देखिए रेलवे बजट की अगर हिस्ट्री बताएं तो एक कमिटी बनी थी, एक्वर्ट कमिटी, उसने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट, याद रखिए कमिटी 1921 में बनी थी। इस कमिटी ने रिकमेंड किया था रेलवे बजट और जो आपका जनरल बजट है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। इसको देखते हुए 1924 में रेलवे बजट अलग आता था और जनरल बजट आपका अलग होता था, मतलब उसको सेपरेट कर दिया, रेलवे बजट अलग होगा और जनरल बजट अलग होगा। याद रखना, तब से ये प्रथा जो है फॉलो होती आ रही थी कि रेलवे बजट अलग आता था और जनरल बजट अलग आता था, ठीक है। बट जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमिटी बनाई जिसके हेड थे बिबेक देबरॉय, ओके। उनकी कमिटी की रिकमेंडेशन में उन्होंने बोला रेलवे बजट और जनरल बजट को हमें मर्ज कर देना चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। देखिए कितने सालों से 1924 से ये अलग आ रहा था। फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और बोला रेलवे बजट अब अलग से नहीं आएगा, वो यूनियन बजट के अंदर ही मर्ज्ड रहेगा, ओके। और 2017-18 का जो यूनियन बजट आया उसमें ये मर्ज्ड आया था, याद रखिए। मतलब तब से रेलवे बजट नहीं आ रहा है, याद रखिए। वो जो आपका जनरल बजट होता है ना, उसी के अंदर वो रेलवे बजट आपको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने इस बार के बजट पे, यूनियन बजट 2025-2026 का डिस्कशन करते हैं। और निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने जब बजट को इस बार स्टार्ट किया तो उन्होंने एक कोटेशन बोली, और ये कोट थी एक तेलुगु पोएट की जिनका नाम है श्री गुराजादा अप्पा राव, ठीक है। तो ये तेलुगु पोएट है, इनकी ये कोट इन्होंने यहां पर कोट किया स्टार्ट करने से पहले बजट को, दैट इज अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। ये लाइन उन्होंने बोली। और आई थिंक आप अगर बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह की, तो मुझे लग रहा है ये लाइन बोली ना, इसी पर ऐसे आ जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। तो ये ऐसे भी, ऐसे पर्सपेक्टिव से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इवन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करें एथिक्स में भी इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ओके। तो ये लाइन इन्होंने बोल दी और यहीं से समझ में आ गया कंट्री इज इट्स पीपल ऑल्सो। तो मतलब इस बार मुझे ऐसा लगने लगा था ये लाइन सुनते ही कि मिडिल क्लास के लिए अब कुछ बेनिफिट होने वाला है, ओके। तो अब देखते हैं आगे इस बजट में क्या बातें बोली गई, ठीक है। तो सबसे पहले इस बजट को प्रेजेंट किया, यूनियन बजट को प्रेजेंट किया गया बाय निर्मला सीतारमन जी, ओके। और इस बजट की इस बार की थीम जो थी वो थी सबका विकास। क्या थीम थी? तो पूछ सकते हैं इस बार के बजट की थीम क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा सबका विकास, ओके। और सबका विकास तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब सबका विकास होगा तभी जाकर आप विकसित भारत बना सकते हैं। तो ये बात बोली गई कि सबका विकास होगा, सब लोग, सारे लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, इस डेवलपमेंट में, तभी आपका देश जो है वो विकसित हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, सबका विकास इस बार की थीम थी, ठीक है। अब हमारी निर्मला सीतारमन ने जब बजट को प्रेजेंट किया तो उन्होंने बताया कि सबका विकास होगा तभी विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत की जो एस्पिरेशंस है, जो हमारी डिजायर्स हैं, आप कह सकते हैं
विकसित भारत कैसा होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं सर विकसित भारत मतलब क्या? ऐसा विकसित भारत जहां पॉवर्टी ना हो, जीरो पॉवर्टी हो। ऐसा विकसित भारत जहां पर 100% क्वालिटी एजुकेशन हो। विकसित भारत वो होगा जहां पर हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर हो। याद रखिएगा, विकसित भारत वहां होगा जहां आपका 100% स्किल्ड लेबर हो। याद रखिए, मतलब आपकी लेबर को स्किल मिले और उनके अकॉर्डिंग उनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिले। ओके, विकसित भारत वो होगा जहां 70% वुमेन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। आजकल हम देखते हैं वुमेन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, है ना, या तो किसी वजह से नहीं कर पाती हैं। ओके, तो एक विकसित भारत तब होगा जब वुमेन्स पार्टिसिपेट करें इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और विकसित भारत तब होगा जब फार्मर जो हैं वो हमारी कंट्री को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बना सके, क्योंकि उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता होगा। तो ये सारी चीजें होंगी, इसको कहा गया है विकसित भारत। तो विकसित भारत कैसा होगा वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो कहीं भी, ठीक है, और इंटरव्यूज वगैरह में भी आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला उन्होंने बोला कि इस बार जो हमारा फोकस होगा बजट पे, अगेन वही लाइन उन्होंने बोला जो पिछले बजट में ही बोला था। 4 लोगों पे हम फोकस करते हैं, वो है पुअर, दैट इज गरीब लोग, यूथ, दैट इज युवा पीपल, ठीक है, फार्मर्स जिनको आप अन्नदाता कहते हैं, एंड वुमेन्स, दैट इज नारी। ठीक है, ये 4 लोग जो है वो फोकस एरिया है बजट के। ओके, ये पिछले बार भी उन्होंने बोला था, इस बार भी ये स्टेटमेंट उन्होंने वापस रिपीट किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए बजट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, बजट 2025 जो प्रेजेंट किया है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, जो बजट प्रेजेंट किया उसमें सबसे ज्यादा रुपी जो है वो सरकार को कहां से मिलता है, मतलब जो पैसा आता है सबसे ज्यादा पैसा सरकार को कहां से मिलता है, रुपी कम्स फ्रॉम, सबसे ज्यादा सरकार को पैसा कहां से मिल रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है 25% मिल रहा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा रैंक 1 पर, ठीक है। रैंक 2 पर जो है वो है आपका इनकम टैक्स, ठीक है। रैंक 3 पर है आपका जीएसटी, रैंक 4 पर है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इनकम टैक्स 22%, जीएसटी 18% और कॉर्पोरेशन 17%। मतलब अगर मैं 100% पैसे की बात करूं तो 24% तो सरकार की बोरोइंग से आ रहा है, फिर इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नॉन टैक्स रिसिप्ट है 5th नंबर पर, ठीक है। फिर 6th नंबर पर आपका एक्साइज यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है, 7th में आपका कस्टम है और 8th में आपका नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। तो देखिए एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, एग्जाम में सिर्फ 1 to 4 जो टॉप है ना उनको याद करके चले जाना, वो जरूर पूछाएगा, अरेंज करके दो। तो रैंक 1, 2, 3 और 4 ये याद रखना आप एटलीस्ट, ठीक है, एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे ही पूछाएगा, इस बजट में जो भी आया है उसमें रुपी गोज टू, मतलब ये तो आपने बताया इतना बजट पैसा यहां से आता है, खर्च कहां होता है, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे ज्यादा किस पर होता है, तो याद रखिएगा वो जो है वो है 22% जो है वो रैंक 1 पर है, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। मतलब जो हम स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस और ड्यूटीज का उसका जो शेयर देते हैं उसमें सबसे ज्यादा खर्च होता है, तो रैंक 1 ये हो गया। 2 इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब सरकार जो लोन लेती है, ठीक है, उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसकी देखिए कितना, सेकंड नंबर पर है इंटरेस्ट पेमेंट 20% पर, ठीक है, वो सेकंड रैंक पर है, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड रैंक पर देखोगे तो आपको दिखेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी को एक्सक्लूड किया गया है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है करीबन 16% जो है वो सरकार का वहां पे खर्च हो रहा है, ठीक है। 4th नंबर पे आप देखिए 8% पे आप देखेंगे, यहां पर बहुत कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है, वो बता देता हूं क्या है। डिफेंस 8% पर है, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर जो 8% पर है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी 8% पर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार चौथे नंबर पर आप देखेंगे 3 चीजें जो है वो 8% पर है, और अदर एक्सपेंडिचर तो बचा हुआ हो गया, ये भी 8% ही है, ठीक है। उसके बाद पेंशन पे सरकार का 4% पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, और मेजर सब्सिडीज में 6% खर्च हो रहा है। तो आपको मेरा मानना है टॉप 3 जो है वो आपको याद रखना है। तो पहला है जो है वो याद रखना है, इंटरेस्ट पेमेंट सेकंड पर है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले फॉर डिफेंस एंड सब्सिडी 16%, ये आपको याद रखना है। कभी कभी देखो मैं आपको बताऊं एग्जाम्स मैंने ऐसा भी देखा है, स्टेट पीसीएस में आपसे पूछ लिया गया कि डिफेंस में कितना रुपीस जो है सरकार का खर्च होता है, ऐसा परसेंटेज पूछा था, 8%, 9%, 6%, ऐसे क्वेश्चन आ गया था। डिफेंस का आंसर 8% था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कहा इसको गो थ्रू कर लेना। तो 100% में हमने देख लिया कौन सा पैसा कहां सरकार का खर्च हो रहा है, ठीक है, ये इस बार के बजट में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विकसित भारत, जो आपका विकसित भारत मैंने अभी बताया उसके एस्पिरेशंस क्या है, ठीक है। अब ये विकसित भारत बनेगा कैसे,
देखो ये तब बनेगा जब आपके देश में ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट होगी, आपको ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ ग्रोथ नंबर्स पे ध्यान दे रहे हो, है ना, नंबर्स मतलब इतने % जीडीपी वगैरह उस पर ध्यान दे रहे हो, डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। और इंक्लूसिव मतलब सबकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो भी देश में रहता है उन सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी तब आपका विकसित भारत बनेगा, ठीक है। देन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए देश में, तब आपका विकसित भारत बनेगा, ठीक है। हाउस होल्ड सेंटीमेंट को अपलिफ्ट करना है आपको, याद रखिएगा। हाउस होल्ड सेंटीमेंट जो है, ठीक है, कि उनको डर लगता है कि भाई हम यहाँ पर सरकार हमसे इतना टैक्स ले लेती है ना, तो ये सेंटीमेंट जो है हाउस होल्ड के, उनको बेटर करना पड़ेगा। इसमें वो देश में ऑफकोर्स आप उनकी अगर उनकी सैलरी, उनका पास पैसा जो है वो ज्यादा बचे अगर, ठीक है, तो लॉजिकल, अगर इंसान के पास, अगर पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होगा तो या तो वो सेव करेगा या तो वो खर्च करेगा, ये तो आपको पता है। सेव करेगा, है ना, या तो कंज्यूम करेगा उस पैसे को। अब अगर सेव करेगा तो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगा वो अलग अलग चीजों पे, ठीक है। और अगर कंज्यूम करेगा तो मार्केट जाएगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा, तो डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाना सरकार का एजेंडा था इस बार के बजट में। इसलिए उन्होंने ये भी बोला कि हाउस होल्ड सेंटीमेंट्स हमें बेटर करना है, और स्पेंडिंग पावर जो इंडियन मिडिल क्लास है ना, उसको भी एनहांस करना है। इसीलिए आप देखिए, आपने सुना होगा इस बार के बजट में 12 लाख वर्ड आप बार बार सुन रहे होंगे। इसको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा 12 लाख है क्या, कि 12 लाख तक हमें कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा। बट लोगों की, मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर को भी सरकार ने बढ़ाने का पूरा प्लान बना लिया था इस बार के बजट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये विकसित भारत के कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, ये सब चीजें आपको इंटरव्यू वगैरह में बहुत हेल्प करती है। जो प्रीलिम्स के लिए होगी वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इस बजट को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बजट को बता दिया है। देखिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है, ठीक है, तो उसके लिए उसने बोला कि देखो, गाड़ी के 4 इंजन है, जैसे 4 पहिए होते हैं ना, तो गाड़ी के आपके 4 इंजन लगा रखे हैं। इस इंजन में आपको फ्यूल डालना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जो डेस्टिनेशन है विकसित भारत आपको मिलेगा। तो कहे वो 4 इंजन क्या है, तो उन्होंने कहा 4 इंजन है। पहला आपका एग्रीकल्चर है, दूसरा इंजन आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट है, और चौथा आपका एक्सपोर्ट है। ये है 4 इंजन गाड़ी के, ठीक है। इसमें आपको फ्यूल डालना पड़ेगा। आपका फ्यूल कौन सा डालेंगे? फ्यूल मतलब आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है, जब आप रिफॉर्म्स कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये स्पिरिट ये होना चाहिए कि इंक्लूसिविटी हो, मतलब हम सबको लेके चले, इंक्लूसिव हो। ऐसा नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर ग्रुप को छोड़ दें, है ना। आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। तो स्पिरिट आपका इंक्लूसिव होना चाहिए, तभी आपकी जो डेस्टिनेशन है ना विकसित भारत, वहां आप पहुंच पाओगे। बहुत सिंपल सा है, 4 इंजन डिस्कस करो, उसके फ्यूल से डिस्कस करो, ठीक है, तो आपको विकसित भारत मिल जाएगा। तो इस बजट में हमें कुल मिला के 4 इंजन डिस्कस करने हैं, और जो फ्यूल मतलब अब इंजन को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होगी ना, तो फ्यूल यहां पर जो है वो है रिफॉर्म्स, याद रखिएगा। वो रिफॉर्म्स डिस्कस कर लेंगे और आपका बजट इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बता दिया। तो ये डायग्राम्स ऐसे आपको जो होते हैं ना, ये जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, कभी आपसे कोई पूछे ना डेवलपमेंट की जर्नी बताओ देश की, तो आप ऐसे चीजें जो मैंने बताई आप यूज कर सकते हो एग्जाम के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो 4 इंजन हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स, एक एक करके इन इंजन को बजट में क्या बोला गया इन इंजन के बारे में, उनको डिस्कस करते हैं और हमारा लेक्चर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहला इंजन स्टार्ट करता हूं मैं गाड़ी का। पहला इंजन है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पर डिस्कस करते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या बोला गया है? पहला बोला गया है प्राइम मिनिस्टर धान धन्य कृषि योजना, ये लॉन्च की जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, हम एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो डेवलप करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? देखिए, यहां पर करीबन 100 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया जाएगा, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर प्रोडक्टिविटी लो है, क्रॉप इंटेंसिटी मॉडरेट है, ठीक है, एवरेज क्रेडिट नहीं है, फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल बैंक से पैसा इजीली नहीं मिल रहा है, ऐसे एरियाज को डिसाइड किया जाएगा, ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को, और सरकार उन डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करेगी, ओके, जिससे कि वहां पर करीबन 1.7 करोड़ फार्मर्स को इससे डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब इस पर सरकार, देखो ये बजट है, बजट में सरकार सिर्फ ओवरव्यू देती है, फिर आगे सरकार इन पर स्कीम्स लेके आएगी डिटेल। जब स्कीम्स आएंगी तो हम स्कीम्स को डिस्कस भी करेंगे, बट ऐसी स्कीम जो है एक आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट सरकार ने बोला हम कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है, आपको बताओ कॉटन ब्लैक सॉइल में लगता है, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी एक मिशन लाएंगे। तो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन का बढ़ाने का सरकार का प्लान है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने बोला 5 ईयर मिशन होगा, ठीक है, जिससे कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। और वैरायटी ऑफ कॉटन से आपके बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, और फार्मर्स की इनकम जो है वो बढ़ेगी। तो सरकार ने कॉटन प्रोडक्टिविटी पर भी बोला है कि उसके लिए भी हम एक मिशन लेके आएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला हुआ है?
ये बोला मखाना। मखाना आप लोगों ने खाया होगा शायद, बिहार में इसको देखो जीआई टैग मिला हुआ है, 2022 में बिहार को जीआई टैग मिला था मखाना को। तो मखाना बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है बिहार में, ठीक है। तो बिहार में से क्या होगा, ऑफकोर्स इस बोर्ड से प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन ऑफ मखाना जो है वो इंप्रूव किया जा सकेगा। कोई जीआई टैग तो बिहार को मिला हुआ है, तो बिहार के लिए देखिए स्पेशली बात की गई है मखाना बोर्ड फॉर बिहार के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है एग्रीकल्चर में, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। याद रखिएगा, मतलब सरकार जो हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं ना, जिनका प्रोडक्शन मतलब जो बहुत बेटर सीड्स होते हैं, उनके लिए एक मिशन लेके आएगी। तो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स लाएंगे, जिससे कि याद रखिएगा हमारे देश में जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो सके। तो हाई यील्डिंग सीड्स रहेंगे तो लॉजिकल प्रोडक्शन आपकी क्रॉप्स का ज्यादा होगा। सरकार उसके लिए भी एक नेशनल मिशन लेके आएगी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने केसीसी, अगर आपके पास है किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आपने पता होगा, तो उसमें सरकार आपको लोन देती है एक तरीके से, ठीक है। तो उसकी लिमिट 3 लाख रुपए थी किसान क्रेडिट कार्ड की, अब उसकी सरकार ने बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, सरकार ने क्या 6 पॉइंट, 5 पॉइंट्स तो यहां हो गए एग्रीकल्चर के। 6 पॉइंट एग्रीकल्चर में सरकार ने क्या बोला, बोला आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। देखिए मैं अगर पल्सेस की बात करूं ना, तो पल्सेस हम लोग बहुत ज्यादा हमारे कंज्यूम भी होता है, प्रोड्यूस भी होता है, बट हम स्टिल, हमें आज भी पल्सेस को इंपोर्ट करना पड़ता है। इतना कंजम्पशन है कि हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगवाना पड़ता है पल्सेस को। तो बोला गया पल्सेस को आत्मनिर्भरता की ओर मूव करना है। और यहां पर एक खास बात पॉइंट याद रखना है आपको, एक 6 ईयर मिशन लॉन्च करेंगे, जहां तुर, उड़द और मसूर को याद रखिए स्पेशल फोकस दिया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है किसको स्पेशल फोकस दिया जाएगा, तो तुर, उड़द और मसूर को फोकस दिया जाएगा। जिसमें सरकार, ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताया इतना ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हमें अपने आत्मनिर्भरता की ओर मूव करना है, मतलब पल्सेस को देश में ही लगाना है। ऑफ कोर्स उसके लिए आपके लिए पास स्टोरेज होना चाहिए, भाई आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा आपके लिए, तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे। तो उसके लिए सरकार यानी कि 6 ईयर का मिशन लाएगी, जिससे पल्सेस का आत्मनिर्भरता बढ़ सके। ओके, 7th पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग बोला एग्रीकल्चर में, वो है इंडियन पोस्ट ऑफिस। आपने इंडियन पोस्ट ऑफिस सुना होगा, बोला ये कैटलिस्ट बनेगा रूरल इकोनॉमी के लिए। अब ये कैसे बनेगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको पता है बहुत जगहों पर लोकेटेड है, ठीक है। अब इन पोस्ट ऑफिस के थ्रू सरकार को अगर मान लो जो फार्मर्स हैं उनको अगर लोन लेना होगा, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स अगर करने होंगे, ठीक है, लोन, इंस्टीट्यूशनल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जो स्मॉल क्रेडिट लोन्स है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, वो सब आपको इस इंडियन पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, याद रखिएगा। तो इसका यूज किया जाएगा, मतलब ये रूरल कम्युनिटी का एक हब को लोकेशन डेवलप किया जाएगा एज अ इंडियन पोस्ट को। और यहां पर आप लोन भी ले सकते हैं, यहां पर जाकर क्रेडिट सर्विसेज भी आपको मिलेंगी, हर चीजें यहां पर आपको एक तरीके से यहां पर अवेलेबल मिल जाएगी इंडियन पोस्ट पे, ठीक है। तो सरकार ने बोला है कि मैं इस पर जो है, इस पर बहुत फोकस किया जाएगा इंडियन पोस्ट पर। तो ये देखिए, ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ये था एग्रीकल्चर, देखिए कितना सिंपल सा इंजन था कि नहीं। अब हम सेकंड इंजन पे आते हैं, पहला इंजन ठीक है पढ़ लिया, अब हम सेकंड इंजन पे आते हैं। सेकंड इंजन क्या है, वो है एमएसएमई। अब जो युवा लोग स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेकंड इंजन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो चलिए एमएसएमई के बारे में डिस्कस करते हैं, सेकंड इंजन में क्या बोला है। सबसे पहले जो आपका एमएसएमई की डेफिनेशन है ना, उसको चेंज कर दिया, यहां पर रिवीजन कर दिया, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा वो मैंने नीचे लिख रखा है, क्या फ्रेम किया, चेंज किया है। देखिए एम से होता है माइक्रो, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो डिसाइड होता था पहले, अगर आपका करंट इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप माइक्रो एंटरप्राइजेस होंगे, बट अब उसको रिवाइज कर दिया गया, उसको कर दिया 2.5 करोड़, याद रखिएगा, है ना, आपका इन्वेस्टमेंट होगा तब आप माइक्रो कहलाएंगे, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है, इंक्रीज कर दिया इसको, ठीक है। और इसको एक्चुअली 2.5 से इंक्रीज किया, इन्वेस्टमेंट को 2.5 से इंक्रीज किया। कैसे, स्मॉल इंटरप्राइजेस पहले 10 करोड़ हुआ करता था, ठीक है, अब इसको 2.5 से इंक्रीज कर दिया, तो अब 25 करोड़ पर, याद रखिएगा, आप स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाएंगे, इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और मीडियम एंड, और ऑफ कोर्स इससे होता क्या, देखो अगर आप माइक्रो में आते हो, सरकार की और ज्यादा माइक्रो इंटरप्राइजेस जो हैं, मतलब कंपनीज जो है वो आ जाएंगी, सरकार के और बेनिफिट आपको मिल सकेंगे, ठीक है। तो अगर 2.5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप माइक्रो इंटरप्राइजेस में आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन्स वगैरह जो रहते हैं वो इजिली मिल सकते हैं, ठीक है। मीडियम इंटरप्राइजेस पहले 50 करोड़ था, उसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो अब हो गया 125 करोड़। इन्वेस्टमेंट पे आपको
मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर देखा इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो 2.5 टाइम्स, याद रखिए इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से 2.5 टाइम्स इसको इंक्रीज किया गया है। ठीक है, जबकि टर्नओवर के हिसाब से अगर आप डेफिनेशन देखें तो माइक्रो की पहले 5 करोड़ की टर्नओवर था तो आप माइक्रो कहलाते थे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले 5 करोड़ पे आप टर्नओवर पर आप माइक्रो कहलाते थे, आप 10 करोड़ पे कहलाओगे। 50 करोड़ पे स्मॉल कहलाते थे, आप 100 करोड़ पे कहलाओगे। 250 पे मीडियम कहलाते थे, 500 करोड़ पे कहलाओगे। मतलब 500 करोड़ पे आप मीडियम कहलाओगे। इसका मतलब क्या? टर्नओवर के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स आपको इंक्रीज किया है आपकी लिमिट्स को, याद रखिएगा टर्नओवर के अकॉर्डिंग। तो बड़ी अच्छी बात है, इसको आपको याद रखना है। 2.5 और 2 ये स्टेटमेंट घुमाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। देखिए प्रीलिम्स के भी जितने पॉइंट्स है वो आपको बताता जा रहा हूं यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरकार ने बोला कि अब जो क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है, लोगों को जो लोन मिलता है, क्रेडिट गारंटी कवर जो होता है वो सरकार इंक्रीज करेगी। कैसे? एमएसएमई की अगर बात करें तो पहले 5 करोड़ का, याद रखिएगा, क्रेडिट गारंटी कवर जो है सरकार प्रोवाइड करती थी, वो अब सरकार ने 10 करोड़ कर दिए। ठीक है, तो इसको बढ़ा दिया है। स्टार्टअप पे जो सरकार क्रेडिट गारंटी कवर प्रोवाइड करती थी वो था 10 करोड़, उसको 20 करोड़ कर दिया है। ठीक है, और अगर आप कोई एमएसएमई है, ठीक है, और आप फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करना चाहते हो, बाहर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, तो एक्सपोर्टर जो एमएसएमईज होंगे उनको टर्म लोन मिलेगा करीबन अप टू 20 करोड़ रुपीस तक का। ओके, तो ये आप देख रहे हैं यहां पे एनहांसमेंट किया गया क्रेडिट अवेलेबिलिटी विथ गारंटीड कवर के साथ। ओके, तो ये सरकार ने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। चिंता मत करो, इस पर मैं एक एमसीक्यू सीरीज लेक्चर भी लेके आऊंगा। इस लेक्चर को सिर्फ आप लाइक कर दो, मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज भी लाऊंगा, तो इसको पहले पढ़ लो, फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लेना आप लोग, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा बजट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसी सेकंड इंजन पे है, बड़ी अच्छी बात है। लेट अस सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइजेस समझ गए होगे क्या डेफिनेशन है। ठीक है, आपको इस माइक्रो इंटरप्राइजेस का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो सरकार बोली जैसे पहले हम किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देते थे कि नहीं, कि भाई वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। अब अगर कोई माइक्रो इंटरप्राइजेस, याद रखिएगा, कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सरकार जिस तरह केसीसी देती थी किसान क्रेडिट कार्ड, अब आपको याद रखिएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस को भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसकी लिमिट रहेगी 5 लाख रुपए। बस आपको उद्यम पोर्टल पर याद रजिस्टर्ड करना है और आपको 5 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। तो बड़ी अच्छी बात है, जो लोग भी छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। ओके, और खास बात इसमें क्या है, 10 लाख सच कार्ड जो है वो इशू पहले साल में किए जाएंगे। तो जिस तरह पहले किसान के लिए इतना फोकस होता था, अब देखिए छोटे मोटे बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, सरकार ने बोला है कि नई एंटरप्रेन्योर स्कीम लाएगी, न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक स्कीम लेके आएगी। जैसे जो फर्स्ट टाइम बिजनेस में आते हैं उनके लिए एक स्कीम लेके आ रही है। उसके अंदर क्या है, उसमें आपको लोन मिल पाएगा 2 करोड़ रुपए तक का, और 5 लाख कितनों को मिलेगा? 5 लाख वुमेन्स को, मतलब 5 लाख या तो वुमेन हो या तो एससी हो या तो एसटी हो। ये सरकार का टारगेट है कि हम 2 करोड़ तक का लोन देंगे फॉर 5 लाख वुमेन, एससी या एसटी से बिलोंग होना चाहिए, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हो, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो। तो आपको अगले 5 साल में सरकार के टारगेट है कि हम इतना जो लोन है वो, याद रखिएगा, टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे वुमेन्स को, एससी और एसटी को। ओके, तो ये भी एक अच्छी बात है, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी सरकार ने ये पॉइंट यहां पर ऐड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, एमएसएमई सरकार ने देखिए ये भी बोला हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च करेंगे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ये क्यों? इससे कि याद रखिएगा मतलब जो मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज है उनको भी, उनके साथ साथ एमएसएमई को भी सपोर्ट किया जाएगा। अलोंग साइड मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज, एमएसएमई को भी सपोर्ट किया जाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो देश में बढ़ सके और हम जो है मेक इन इंडिया जो हम प्रमोट करते हैं वो भी आगे जा सके। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग मिशन लाया जाएगा। और आपके जो प्रोडक्ट होने चाहिए, मैन्युफैक्चर से जो प्रोडक्ट निकलेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। यहां पर वैसी वर्कफोर्स क्रिएट करेगी सरकार, जो डिमांड है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग वर्कफोर्स होगा। ऐसा नहीं कि डिमांड कुछ और है, वर्कफोर्स कुछ और बन रही है। तो वर्कफोर्स इन डिमांड जॉब्स होनी चाहिए, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वर्कफोर्स भी क्रिएट किया जाएगा। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है वो भी सरकार लेके आएगी। ओके, नेक्स्ट, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जा रहा है। आप कहेंगे सर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? जैसे कि फुटवेयर और लेदर सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है उस पर सरकार का बहुत फोकस होने वाला है। ठीक है, कि लेदर चमड़े की बात करें, फुटवेयर इंडस्ट्रीज पे सरकार इस बार बहुत फोकस करने वाली, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लेबर लगता है, तो एम्प्लॉयमेंट यहां पर मिलती है। ओके, दूसरा,
टॉयज मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन, अभी आपको बताओ खिलौने की अगर मैं बात करूं तो खिलौने हम लोग सब कहां से, चाइना के प्रोडक्ट रहते हैं जो देश में बिकते रहते हैं, ठीक है। सरकार ने बोला है कि अब हम नई स्कीम लेके आएंगे जिससे कि हम टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो इंडिया को बनाएंगे, मतलब इंडिया में ही खिलौने बनेंगे, मेड इन इंडिया टॉयज बनेंगे, याद रखिएगा मेड इन इंडिया टॉयज बनेंगे, अब देश में ही हमारे टॉयज बनेंगे, ना कि हम चाइना से टॉयज मंगाएंगे। तो उसके लिए भी सरकार ने फोकस किया हुआ है। ओके, सरकार ने भी बोला फूड प्रोसेसिंग के लिए भी हम एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो है वो सेटअप करने वाले हैं, कहां पर, बिहार में। तो अगेन देखिए बिहार का नाम जो है वो यहां पर भी यूज किया गया है। फूड प्रोसेसिंग जो इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग में भी बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ना, और आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो उसके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो है वो बिहार में सेटअप किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सेकंड इंजन। अब हम अपने थर्ड इंजन पे आते हैं। थर्ड इंजन जो है वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट सरकार किसमें करेगी, सरकार कहती है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लोगों पर, पीपल पर इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और भी इनोवेशन पे भी बोला है, रिसर्च पे भी बोला है, बट देखिए पहले लोगों पे कैसे इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी। सरकार ने बोला हम सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, ये इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको पता होगा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 सरकार इस पे इन्वेस्ट करेगी, तो जो न्यूट्रिशन रिच फूड है वो लोगों को मिल सकेगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं याद रखिए उनको एडवांटेज होगा, जो बच्चे होते हैं उनको एडवांटेज होगा। तो न्यूट्रिशन रिच फूड जो है सरकार इसके थ्रू प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट सरकार ने बोला जो आईआईटीज हैं उनकी कैपेसिटी को एक्सपैंड किया जाएगा, उसमें सरकार इन्वेस्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट डे केयर कैंसर सेंटर्स जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हैं उसको डे केयर कैंसर सेंटर्स जो हैं इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उस पे सरकार इन्वेस्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च करेगी। इस स्कीम के अंदर याद रखना आपको जो इंडियन लैंग्वेजेस बुक्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में लाया जाएगा फॉर इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। तो जो इंडियन लैंग्वेजेस बुक है उनको डिजिटल फॉर्म में लाया जाएगा। आपको पता होगा डिजिटल में अदर लैंग्वेजेस में लाने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है, बट सरकार अब उसको क्रॉस करेगी और भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है वो लाया जाएगा। ओके, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ओके, उसके बाद मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको देखते हुए सरकार 5 नेशनल सेंटर्स डेवलप कर रही है फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग विद ग्लोबल पार्टनरशिप, क्योंकि आपको पता है बिना स्किल के जॉब कैसे मिलेगी, तो उसके लिए स्किलिंग याद रखिएगा नेशनल सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे, वो स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, इसमें आप प्रोडक्ट बना सको और वो प्रोडक्ट आपके वर्ल्ड में मेक फॉर द वर्ल्ड और मेक फॉर इंडिया, मतलब देश का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ सके। तो उसके लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सरकार 5 ऐसे डेवलप करने वाली है, इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप भी लेगी। ओके, तो मतलब बाहर से भी सपोर्ट गवर्नमेंट लेगी। ओके, नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब्स। ये क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं ये अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं, ये एक तरीके से जो स्कूल्स वगैरह होते हैं है ना, वहां पर जो इनोवेटिव माइंडसेट होते हैं उनको नर्चर करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स जो है स्कूल्स में सेटअप किए जाते हैं। तो सरकार ने बोला 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो सेटअप किए जाएंगे इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स जो है 50,000 सेटअप किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आपको पता होगा मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको पढ़ाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो सरकार ने बोला 500 करोड़ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सरकार ने एक इन्वेस्टमेंट जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पे स्किल्स सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। ओके, नेक्स्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। अभी हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में आपको लगता है कंप्यूटर और इंटरनेट होगा, कंप्यूटर होगा तो इंटरनेट तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत आती है ना, मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको बताया था। तो यहां पर देखिए सरकार ने बड़ा अच्छी बात की, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात की है रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में अंडर भारत नेट। तो सरकार वहां ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो इंप्रूव करेगी। ओके, इसमें सरकार इन्वेस्ट करेगी। सरकार मेडिकल एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करेगी, कैसे, करीबन 10,000 एडिशनल सीट्स जो है वो डेवलप की जाएंगी और करीबन 75,000 सीट्स जो है वो नेक्स्ट 5 इयर्स तक सरकार एक्सपैंड करेगी मेडिकल एजुकेशन में, इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेडिकल्स में जा सके, क्योंकि आपको पता है मेडिकल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट सरकार इन्वेस्ट करेगी पीएम स्वनिधि में। ये पीएम स्वनिधि क्या है, आपको पता होगा वेंडर्स जो होते हैं ना, जो ठेले वाले होते हैं, उनको सरकार लोन प्रोवाइड करती थी कि आप लोग अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो उसी के अंदर इस पीएम स्वनिधि स्कीम जो ओल्ड स्कीम है उसको सरकार रिवैम्प करेगी, इसमें और लोन दिया जा सके बैंक से इन वेंडर्स को, ठीक है। इवन सरकार इनको यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी जिसकी लिमिट होगी करीबन 30,000 रुपए, ठीक है, जिससे कि ये अपने बिजनेस जो है और बेटर आगे बढ़ा सके, ठीक है ना।
इलेवेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए गिग वर्कर्स की बात करते हैं। इस बार गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स की भी बात की गई है। अब आप कहेंगे सर ये गिग वर्कर या गिग इकोनॉमी क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। याद रखिएगा गिग वर्कर का मतलब होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड से बता रहा हूं, ऐसे लोग जैसे अभी आपने स्विगी सुना होगा, ठीक है, लोग क्या करते हैं इस पर फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो भी कंपनीज है उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपकी जो सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, बदले में आप हमको, आपकी जो कंपनी के जो क्लाइंट्स होंगे उनको सर्विसेज हम दे देंगे, आप बदले में हमको पैसा दीजिए, ठीक है। तो गिग वर्कर्स कहते हैं। जैसे स्विगी में क्या होता है, स्विगी हो गया आपका, ओला हो गया, उबर हो गया, ये सब क्या है, ठीक है ना, ये सब क्या है, जोमेटो हो गया, इसमें जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, है ना, वो कंपनी पे आप फॉर एग्जांपल आपने स्विगी खोला, जोमेटो खोला, वहां से खाना ऑर्डर किया, तो ये आपके लिए आते हैं खाना लेके, तो ये है एक्चुअली गिग वर्कर्स, ठीक है। ये जितना चाहे उतना वर्क कर सकते हैं, है ना। तो सरकार ने बोला ये जो गिग वर्कर्स है ना, इनके आइडेंटिटी कार्ड डेवलप किए जाएंगे, ओके, ई श्रम रजिस्ट्रेशन होगा इनका, हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। तो इस बार सरकार ने गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी पर भी फोकस किया है, ओके। तो ये सब सरकार के इन्वेस्टमेंट है इन पीपल, ओके। अब सरकार बोल रही है हम इन्वेस्ट पीपल पे तो कर ही रहे हैं, हम इकोनॉमी और इनोवेशन पे भी करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल तो लाइन ये है, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। बट पीपल का मैंने अलग से थोड़ा सा आपके लिए बता दिया है। बट ओवरऑल और सरकार कहां इन्वेस्ट करेगी, सरकार ने बोला है कि जो स्टेट्स हैं, जो अभी आपको जैसे एमपी, यूपी, ऐसे इतने सारे स्टेट्स हैं, उनको सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपीस देगी, क्या, लोन देगी। और कितने साल के लिए, 50 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। सरकार स्टेट्स को लोन प्रोवाइड करेगी, करीबन 1.5 लाख करोड़ को स्टेट्स को लोन मिलने वाला है, 50 साल के लिए लोन मिलेगा। और ये लोन होगा इंटरेस्ट फ्री, याद रखिएगा आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट ये पैसा स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यूज करना है, मतलब वहां पर ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, इन सब पर आपको यूज करना है। तो स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ सके उसके लिए सरकार ने उनको ये बात बताई है, ओके। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन, जहां पर पाइप्ड वाटर कनेक्शन होता है, आपको पता होगा पाइप्ड वाटर कनेक्शन होना चाहिए घर में, उसका टारगेट जो है सरकार ने टारगेट बनाया कि 100% कवरेज कर देंगे हम देश में टिल 2028, मतलब इस मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक के लिए, ओके। नेक्स्ट, सरकार ने भी बोला है कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसके लिए सरकार ने बोला है, स्टेट्स में हम देखते हैं पावर सेक्टर में बड़े ज्यादा लॉसेस रहते हैं, ठीक है, तो उसमें रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं। तो सरकार ने बोला है कि जो याद रखिएगा, स्टेट्स को एडिशनल वो 0.5% अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी उनकी स्टेट की जो जीडीपी है, याद रखिएगा, उसका 0.5% वो याद रखिएगा बोरो कर सकते हैं फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए आप इतना पैसा और भी बोरो कर सकते हो, ये भी सरकार ने बोला हुआ है, ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड, आपको पता होगा अर्बन एरियाज में हमको ग्रोथ करनी है, ठीक है, हमें वहां पर सिटीज को वाटर, सैनिटेशन, ये सब चीजें प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए कॉर्पस का करीबन 1 लाख करोड़ का, याद रखिएगा, सरकार ने प्रपोजल रखा है कि हम अर्बन चैलेंज फंड जो है वो डेवलप करेंगे, जिससे कि जो अर्बन सेंटर्स हैं वो सिटीज ऑफ ग्रोथ हब बन सके, ओके। नेक्स्ट, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, ये सरकार ने 2025 से 2030 तक का ये एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के थ्रू सरकार ने बोला हम 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो डेवलप करेंगे। अब कैसे बनाएंगे एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, मतलब क्या हुआ, लेट अस सपोज सरकार के जो एसेट्स होंगे, ठीक है, लेट अस सपोज सरकार का कोई टोल वगैरह है, ठीक है, तो सरकार उसको लीज कर देगा कि अब ये टोल आप चलाओ, ठीक है, बदले में सरकार उनसे पैसा ले लेगा, ठीक है। ऐसे करके सरकार अपने एसेट्स को लीज में दे देगा, ओनर गवर्नमेंट ही रहेगा बट उसको लीज में सरकार दे देगा। और ऐसे सरकार 10 लाख करोड़ रुपीस तक कैपिटल जनरेट करेगा और ये पैसा फिर सरकार अपने नए प्रोजेक्ट्स में यूज करेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन प्लान भी बनाया हुआ है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरकार ने क्या बोला है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो करीबन 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा और जिसमें गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन रहेगी वो रहेगी 49% की, ओके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने भी बोला है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, जो सरकार का एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी, याद रखिएगा, जो है क्या रखिए, एटॉमिक एनर्जी एक्ट है और सिविल लाइबिलिटी जो एक्ट है उस पर अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। गवर्नमेंट बोला उस पर अमेंडमेंट्स करेंगे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का इसमें पार्टनरशिप हो सके, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट ने बोला है। उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, उसकी कनेक्टिविटी जो है करीबन 120 न्यू डेस्टिनेशंस पे इंप्रूव की जाएगी, करीबन 4 करोड़ पैसेंजर्स और आ सकेंगे इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इसमें भी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज स्वहिम फंड, ये क्या है, फुल फॉर्म बताता हूं, दैट इज स्वहिम फंड के फुल फॉर्म बताता हूं, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ये इसका फुल फॉर्म है।
देखिए, आप देखते हो बहुत सारे, जैसे आपको पता होगा हाउसिंग के घर बनते रहते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आपको देखते होंगे कि आप लोग घर बन रहे हैं, बट किसी वजह से वो रुक जाते हैं। जो वहाँ के जो फाइनेंसर हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसको डेवलप नहीं कर पा रहे, स्टॉल हो जाते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसको देखते हुए, अभी स्टॉल हो जाते हैं तो लोग के घर नहीं बन पा रहे हैं, तो उसको देखते हुए सरकार ने करीब 15,000 करोड़ का, याद रखिएगा, स्वाइम फंड 2 जो है वो सरकार ने दिया है, जिससे कि क्या हो, क्योंकि क्या होता है, देखिए अगर वो प्रोजेक्ट रुक जाते हैं तो जो बना रहा है उसको भी बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि पता है ये इसका पैसे नहीं है ना। तो सरकार ने अलग से 15,000 करोड़ रुपए रखे हैं, जिसमें कि जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं, है ना, वो आगे बढ़ सके और डिलेड ना हो, और वो लोग के घर जो है वो जल्दी से बन सके, तो उसके लिए सरकार ने फंड जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, फ्यूचर नीड्स फॉर बिहार, अगेन बिहार की बात की गई है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे बिहार में। ओके, देन फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा वेस्टर्न कोशी कैनाल, याद रखिएगा, वेस्टर्न कोसी कैनाल जो है उसके लिए भी सरकार जो है वो फंड प्रोवाइड करेगी। तो ये तो आपके देखिए बजट में किस तरह बिहार की बातें की गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इन्वेस्टमेंट पे ये भी बोला है कि हम टूरिज्म पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और ग्रोथ भी आता है। तो देखिए इस बार सरकार ने टूरिज्म पर भी बड़े फोकस किया हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बोला है कि करीबन 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो डेवलप की जाएंगी स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके, अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। फिर ई वीजा फैसिलिटीज जो है उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा इन टूरिस्ट जगहों पर आ सकें, ठीक है, बाहर से, फॉरेन से भी लोग आ सकें, है ना। स्किल डेवलपमेंट दी जाएगी यूथ को, कि टूरिज्म के बारे में उनको डेवलप स्किल हो, कि किस तरह जैसे आप कह सकते हो होटल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। फिर बड़ी बड़ी टूरिज्म की साइट्स होती है, वहां पे स्किल्स की जरूरत होती है, तो वो सबकी ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू स्टेट्स, कहने का मतलब ऐसे स्टेट्स जहां पर टूरिस्ट फैसिलिटीज बड़ी क्लीन है, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, मार्केटिंग एफर्ट्स बहुत अच्छे लिए हैं, उसको सरकार क्या करेगी, ऐसे स्टेट्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। तो ये भी अच्छी बात है, टूरिज्म में जो स्टेट्स अच्छा करेंगे सरकार उनको बेनिफिट्स भी देगी, ठीक है। होम स्टेज आपने सुना होगा, आजकल घरों में लोग क्या करते हैं, अपना एक कमरा रख देते हैं कि वहां पर कोई भी आके टूरिस्ट रुक सकता है। तो ऐसे होम स्टेज अगर कोई बनाता है तो मुद्रा के थ्रू आप लोन्स भी ले सकते हो होम स्टे बनाने के लिए, ठीक है। फिर ईज ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी, बेटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे कि लोग इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहुंच सकें। अब लोग यहाँ टूरिस्ट पहुंचेंगे तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, और वहां पर लोग वर्क कर रहे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे बेटरमेंट होगा, ठीक है। तो सरकार ने ये भी इस पे पूरा टूरिज्म पर भी प्लान किया हुआ इन्वेस्टमेंट पर। ओके, आगे अगर बात करें तो सरकार बोलती है रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पीएम रिसर्च फेलोशिप पे भी सरकार इन्वेस्ट करेगी। करीबन 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटीज एंड आईआईएससीज पे सरकार इन्वेस्ट करेगी। फेलोशिप में ये होता है, देखिए अगर आप सरकार अट्रैक्ट करती है, अगर आप यहाँ पर वर्क करते हैं तो आपको सरकार पैसे देगी, सैलरी वगैरह आपको यहाँ पर सब मिलने लगती है पीएम रिसर्च फेलोशिप के अंदर। तो लोग इसलिए आकर यहाँ पे इनोवेशन वगैरह करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो इसलिए पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम लॉन्च की गई है। रिसर्च और डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को देखते हुए 20,000 करोड़ जो हैं वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे, एलोकेट किए गए हैं, जिससे कि क्या हो सके, रिसर्च और डेवलपमेंट पे सरकार ध्यान दे सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ जो हैं वो रखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, नेशनल जियोस्पेटियल, याद रखिए जियोस्पेटियल मिशन, याद रखिएगा जियोस्पेटियल मिशन क्या है, इसके थ्रू यानी कि जियो टैगिंग होगी। जो भी सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार करती है, ठीक है, उनकी जियो टैगिंग होगी, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि वो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होंगे, प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोग्रेस क्या है, ये सब आपको पता चल पाएगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। तो उसके लिए सरकार ने, याद रखिएगा, ये नेशनल जियो स्पेटियल मिशन जो है वो लॉन्च करेगी। ओके, नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन। ये क्या है, जितने भी आपके मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ठीक है, करीबन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उनको सरकार क्या कंजर्व करेगी यहां पर। तो आपके मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं उनको भी सरकार कंजर्व करने का प्लान बनाएगी। ओके, नेक्स्ट है जीन बैंक फॉर क्रॉप, है ना, जीन बैंक बनाए जाएंगे फॉर क्रॉप जर्म स्पैम, सॉरी जर्म प्लाज्म, याद रखिए जर्म प्लाज्म। तो ये सरकार क्या है, जीन बैंक क्या बना रही है, देखिए ये सेकंड जीन बैंक डेवलप करेगी, जिसमें 10 लाख तक जर्म प्लाज्म जो है डेवलप किए जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं। इसमें आपकी फ्यूचर में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और फ्यूचर फूड जो है वो बचा सकें आप, ठीक है। तो उसके लिए जो जीन्स है उनको सरकार यानी कंजर्व करके रखेगी। ओके, तो ये सब आपने देखा जो सरकार रिसर्च में, इन्वेस्टमेंट पे जो सरकार जो है खर्च कर रही है। ओके, अब हम आते हैं अपने चौथे इंजन पे। तो 3 इंजन हो गए, अब चौथा इंजन देखते हैं, फिर इसमें फ्यूल डाल देते हैं। चौथा इंजन आपका एक्सपोर्ट, सरकार चाहती है आपका एक्सपोर्ट भी बढ़े। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताने वाला हूं, जीसीसी, क्योंकि आगे मैं इस वर्ड को यूज करूंगा, दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। जैसे बहुत सारे, अब आप देखे होंगे कि बहुत से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है,
वो आउटसोर्सिंग करती है इंडिया से, ठीक है, इंडिया में अपने सेंटर्स डेवलप करती है, वहां से आउटसोर्स करती है, कोई भी चीज को, सर्विस वगैरह किसी को भी आउटसोर्स कर सकती है। तो जीसीसी क्या होता है, एक तरीके से ऑफिसेज होते हैं जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो हैं वो सेटअप करती है फॉर आउटसोर्सिंग इन द कंट्री। ओके, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है सेटअप कर सकती हैं, उसे कहते हैं जीसीसी। ठीक है, चलिए, अब ये मैंने क्यों बताया जीसीसी, क्योंकि आगे मैं इस वर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए सरकार ने क्या बोला है कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे। कैसे? उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ला रही है सरकार, जिससे आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इजीली क्रेडिट मिल सकता है, ठीक है ना। एमएसएमईज को सपोर्ट करेगी, जिससे कि नॉन टेरिफ टू टैकल नॉन टेरिफ मेजर्स जो लगते हैं, ठीक है, ओवरसीज मार्केट में, उसके लिए सरकार उनको क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करेगी, आप इजिली एक्सपोर्ट कर सकें। तो एक्सपोर्ट के लिए भी सरकार ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है वो लाएगी। भारत ट्रेड नेट डेवलप किया जाएगा। ये क्या है? लेट अस सपोज आपको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, ये सब की बहुत दिक्कतें आती हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आती है, फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस का आपको नहीं पता होता है, तो वो सब आपको ये भारत ट्रेड नेट जो है वो प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी। अभी मैंने आपको जीसीसी का फॉर्म बताया, दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये डेवलप किए जाएंगे, स्टेट्स को गाइडेंस मिलेगा कि वो टायर 2 सिटीज में, यानी इमर्जिंग टायर 2 सिटीज में इन जीसीसीज को डेवलप करें। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, एक्सपोर्ट हो सके देश में। ओके, तो मल्टीनेशनल कंपनीज अपना जो हब है, जो सेंटर्स हैं, वो याद है कि मल्टीनेशनल आउटसोर्सिंग के लिए जो ऑफिसेज बनाते हैं वो बना सके। ऑफकोर्स ऑफिसेज बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलेगी लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो। देखिए, लेट अस सपोज एयर से कोई सामान आता है, ठीक है, अब आपको पता होगा एयर से जो सामान आ रहा है पेरिशेबल होगा, कहने का मतलब बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो उसके लिए क्या आपके पास कोई वेयर हाउस की फैसिलिटी है कि नहीं? तो ऐसे एयर कार्गो के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और वेयर हाउस की फैसिलिटीज जो है वो डेवलप गवर्नमेंट करेगी, जिससे कि आप ऐसे पेरिशेबल आइटम्स जो है उनको स्टोर कर सके, उनको सेव कर सके। ओके, इससे आपका एक्सपोर्ट जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सी वेयर हाउसेस की बहुत दिक्कत आती है, ऐसे आइटम जो हम पेरिशेबल होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके वेयर हाउसेस की गवर्नमेंट ने बात की है। ओके, अब ये तो था आपका, वो हो गया पूरे चारों इंजन। चारों इंजन हमने पढ़ लिए, आई थिंक आपको चारों इंजन समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं, इंजन को चालू करना है तो इस इंजन में डालना पड़ेगा हमको क्या? फ्यूल। और जो फ्यूल है, इंजन तो चार मैंने आपको बता दिए, जो फ्यूल है वो है रिफॉर्म्स। याद है कि जिसका आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, सरकार ने रिफॉर्म्स की बात की है, तो वो रिफॉर्म्स का डिस्कशन करते हैं। वो रिफॉर्म्स क्या क्या है? तो रिफॉर्म एज अ फ्यूल ऑफ इंजन, सबसे पहले हम रिफॉर्म डिस्कस करेंगे टैक्सेशन प्रपोजल्स, जिसका आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, टैक्सेशन प्रपोजल। इसमें सरकार ने डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स भी रखे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स भी रखे हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल डिस्कस करिए, बिल्कुल सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे, दैट इज डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। सबसे पहले आपने सुना होगा जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, जो पुराना वाला है 1961, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट है, सरकार इसको चेंज करने वाली है। तो पहला टैक्स रिफॉर्म तो यही है कि जो डायरेक्ट टैक्स का आपका इनकम टैक्स एक्ट है, ये सरकार इसको चेंज करेगी। नया बिल आएगा, करीबन एक हफ्ते बाद सरकार इस बिल को रखेगी। ओके, नेक्स्ट जो है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करेगी। ठीक है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करेगी, इसमें क्या करेगी? ऐसे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करेगी जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो देश में बढ़ सके। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा तभी तो लोग यहां पर आके इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की सरकार ने बात की है। उसके लिए क्या करेगी सरकार? एक कमिटी सेटअप करेगी, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए कमिटी सेटअप होगी, है ना। कमिटी रिकमेंडेशन देगी, उसके अकॉर्डिंग सरकार वर्क भी करेगी। ओके, उसके बाद सरकार एक ये बनाने वाली है, देखिए बड़ा अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स। मतलब कौन सा स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है, मतलब बेनिफिट है, उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स स्टेट्स आपस में कंपटीशन करेंगे कि हमारे स्टेट का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बेटर होना चाहिए। इसमें और भी जाकर लोग जो है वहां पर जाकर, याद रखिएगा, कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करेंगी, तो स्टेट्स आपस में बेटर उस पर वर्क कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सरकार ने बोला एफएसडीसी मैकेनिज्म। एफएसडीसी क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसको कहते हैं हम एफएसडीसी। ठीक है, तो एफएसडीसी का क्या काम है? ये जो काउंसिल है, याद रखिए, इसका काम है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे। तो जो भी हमारे आज की डेट में फाइनेंशियल रेगुलेशंस है, करंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस है, उनको मैनेज करके किस तरह हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे, उस पर भी एफएसडीसी जो है वो वर्क करेगी। ओके, नेक्स्ट सरकार जन विश्वास बिल 2.0 लाएगी। आपको पता होगा आजकल हम कुछ भी टैक्स वैक्स में कुछ फंस जाते हैं तो हमें सीधे जेल भेज दिया जाता है। बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं, उसमें आपको जेल भेजा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग और ज्यादा चोरी करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो जन विश्वास बिल के थ्रू क्या करेगी? डीक्रिमिनलाइज करेगी। करीबन जो लॉज हैं आपके ये डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में, करीबन 100 से ज्यादा
टैक्स लॉस को सरकार डीक्रिमिनलाइज करेगी कि आपको पेनल्टीज लगेंगी, आपको कोई जेल नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्लोज करिए, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रपोजल्स रखे हुए हैं सरकार ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिसका डिमांड आप लोग बहुत देर से कर रहे थे कि नया टैक्स स्लैब आ गया है, वो क्या है। तो चलिए, वो एक सबसे बड़ा रिफॉर्म रहा है 12 लाख वाला, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल इनकम टैक्स में जो रिफॉर्म हुआ है उसमें स्पेशली फोकस किया है सरकार ने मिडिल क्लास को। याद रखिए, किसको फोकस किया है? मिडिल क्लास को। और जब सरकार ने ये अनाउंस किया तो अपोजिशन भी इस पर चुप हो गया, क्योंकि देखो ये तो बहुत अच्छी चीज कर दी गवर्नमेंट ने। मैं आपको बताता हूं क्या किया है। सबसे पहले जो न्यू टैक्स स्लैब है वो देख लेते हैं। अगर आप 0 से 4 लाख आपकी इनकम है तो आपको एक भी टैक्स नहीं देना है। ओके, 4 से 8 लाख है तो 5% टैक्स, 8 से 12 लाख है तो 10%, 12 से 16 लाख है तो 15%, 16 से 20 लाख है तो 20%, 20 से 24 लाख है तो 25%, और अगर 24 लाख से ज्यादा आप अर्न करते हो सालाना तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने बोला 12 लाख तक कोई टैक्स ही देना है, अब तो यहां तो लिखा हुआ 4 से 8 लाख में ही 5% देना है। तो देखिए, ये जो है ये तो सरकार का, आपको मैंने बता दिया टैक्स स्लैब, ठीक है। बट अब इसमें बहुत से रिबेट्स होते हैं, ठीक है, जो आपको रिबेट्स मिल जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप 12 लाख रुपए तक की, याद रखिएगा, इनकम अगर अर्न करते हो तो आपको एक भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ा जो न्यू डायरेक्ट टैक्स स्लैब्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए, तो टैक्स स्लैब यही है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इस पर, ठीक है। बट जो रिबेट्स की वजह से टैक्स फ्री इनकम जो लिमिट थी, मतलब आपको 12 लाख रुपए तक नो इनकम टैक्स ऑन एनुअल इनकम अप टू 12 लाख, मतलब करीबन 1 लाख रुपए अगर सालाना आप कमा रहे हो, महीना कमा रहे हो, तो साल का आप कितना कमाओगे? 12 लाख रुपीस, ठीक है। तो 12 लाख अगर आप कमाए तो आपको कोई भी इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ेगा, याद रखिएगा, आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो, ठीक है। और खास बात यह है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय तो एक और बेनिफिट मिल रहा है, क्या कि यहां पर आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसको 75,000 कर दिया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये हुआ इसमें और आपको थोड़ी छूट मिल गई। तो इसमें अगर आप ये मोटा मोटा मान लो, अगर आपकी 12,75,000 रुपीज तक की, 12,75,000 रुपीज की अगर सैलरी है एक साल में, तो आपको एक भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो टैक्स डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी एम्प्लॉय के लिए एक और बेनिफिट है, 75,000 रुपए आपका उसमें और ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी सरकार को कितना लॉस होगा? बिल्कुल होगा, करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस सरकार जो है वो लेने वाली है ड्यू टू दिस टैक्स रिडक्शन। अब आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार को लॉस होगा, बट स्टिल गवर्नमेंट ने सोचा कि ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा स्टेप रहेगा, क्योंकि देखो लोगों के पास क्या है, पैसे हैं, ठीक है, पैसे सैलरी है ना। अब आप क्या करते हो, अगर आदमी ज्यादा कमाता है आप उससे ले जाते हो, तो वो ज्यादा कमाए ही क्यों, ठीक है, तो छुपाने लगता है वो पैसा, ठीक है। तो अगर अब कोई अगर सैलरी अच्छा कमा रहा है, ठीक है, और आप उससे टैक्स नहीं लोगे, तो मिडिल क्लास के पास क्या पैसा हाथ में बचेगा। जब उसके हाथ में बचेगा तो क्या करेगा, उस पैसे को जाके खर्च करेगा, खर्च करेगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को बहुत सारा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो वो कंपनीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगी, ठीक है। और अगर खर्च नहीं भी करता है तो सेव करेगा, सेव करेगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगा, वो सेव करेगा तो वहां पर भी डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे भी आपके देश की ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसलिए कहा गया मिडिल क्लास के हाथ में पैसा ज्यादा पहुंचाना पड़ेगा, उसी को देखते हुए ये स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं और क्या रिफॉर्म किया है। टीडीएस और टीसीएस रैशनलाइजेशन और कंप्लायंस ईज किया है सरकार ने। टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां आप पैसा अर्न करते हो सरकार उसी वक्त उतना पैसा काट लेती है, उसे कहते हैं टीडीएस। ओके, तो यहां पर सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट इनकम है, क्या उसमें टीडीएस जो है उसको जस्ट डबल कर दिया। पहले 50,000 आपका टीडीएस होता था, उसको अब 1 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है। तो टीडीएस जो है क्या देखिएगा, वो आपका 1 लाख रुपए तक का टीडीएस आपका कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब देखो इस पे डिटेल अब मैं पढ़ाना चालू करूंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल इकोनॉमिक्स पे चल जाएगी, अभी आप फैक्ट्स याद कर लो, ठीक है। दूसरा, जो हाउस होल्ड होते थे, जैसे आप लोग घर में रेंटल में घर देते हैं लोगों को, ठीक है, तो वहां पर भी जो रेंट का जो टीडीएस होता था उसको भी सरकार ने 2.4 लाख से बढ़ा के 6 लाख पर एनम कर दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज वॉलेंटरी कंप्लाइंस के लिए सरकार एंकरेज करी, मतलब आप खुद से कंप्लाइंस करें, उसके लिए देखिए सरकार ने क्या किया, जो टैक्स इंकरेजिंग वॉलेंटरी कंप्लाइंस के लिए क्या किया, एक्सटेंडिंग द टाइम फॉर फिलिंग अपडेटेड टैक्स रिटर्न्स को 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया। तो अब आप अपने टैक्स रिटर्न को 4 साल का सरकार इसमें क्या कर रही है, आपको यार एक्सटेंडेड टाइम प्रोवाइड कर रही है। ओके, नेक्स्ट, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते थे, इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनका रजिस्ट्रेशन पीरियड पहले होता था 5 इयर्स का, उसको बढ़ा के सरकार ने 10 इयर्स कर दिया है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात की है कि आपको इतना बार बार जाके उसको एक्सटेंड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 10 इयर्स तक का एक लंबा टाइम मिल जाएगा। ओके, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार ने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं।
इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जरा सपोज बाहर, अब आपको पता हो सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे जीएसटी हो गया आपका, है ना, कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है, तो ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे कि बहुत सारे टैरिफ लगाती है सरकार, तो सरकार ने करीबन 7 टैरिफ रेट्स जो है वो हटाए हैं, है ना। अब आपको बताओ टैक्स तो लगाती है, फिर सेस भी लगाती है, टैक्स ऑन टैक्स लगाती है, इसको सेस सरचार्ज के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो सरकार ने बोला है कि अब यह सेस और सरचार्ज में से कोई एक ही चीज लगेगी, नॉट मोर देन वन सेस और सरचार्ज, और एक ही लगेगी, ऐसा नहीं कि आप सेस भी लगा दो उसमें सरचार्ज भी लगा दो। सरकार ने ये स्टेप लिया है कि हम सेस और सरचार्ज नहीं लगाएंगे, मतलब अप्लाई नॉट मोर देन वन सेस और सरचार्ज। तो इससे भी प्रोडक्ट की वैल्यू जो महंगाई होती थी वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट सरकार ने बोला है कि सेस जो है वो भी आप सेस को कम करेंगे, हम ऐसा नहीं कि बढ़ाएंगे, सेस को हम कम करेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि टैक्स ऑन टैक्स जो है वो हम इंक्रीज करेंगे। तो इस पे भी सरकार ने एक फोकस किया है, ओके। इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार ने एक और बात बोली, सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स भी लेके आई है। जैसे मेक इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो जो टीवीज वगैरह है वो इंडिया से बाहर बनती है बहुत सारी, ठीक है। उसमें आपको पता होगा ओपन सेल की बहुत जरूरत पड़ती है टीवी बनाने के लिए। सरकार ने बोला आप बाहर से जो ओपन सेल आती है वो आप बाहर से मंगा लो, उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब आपको जो देना पड़ता था ना, ड्यूटीज वगैरह देना पड़ता है, हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, ओके। और आप देश में ही बनाओ, उसको मंगा लो और देश में बनाओ, तो ये सरकार उसमें बेनिफिट आपको देगी, ठीक है। तो एग्जेम्पशन टू ओपन सेल फॉर एलईडी एलसीडीज, ठीक है। टेक्सटाइल में आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है ना। लिथियम आयन बैटरीज जो मोबाइल फोन्स में होती है उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा, तो सस्ता बाहर से आएगा और आप देश में इजिली उसको बना सकते हो, ठीक है। इवन याद रखिए जो ऐसे हैंडीक्राफ्ट और लेदर सेक्टर होता था हमारा, ठीक है, वो देश में बन रहा है, बट बाहर जब जाता है तो हम यहां पर लगा देते हैं, उसको कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं, ठीक है। बाहर जा रहा है तो महंगा प्रोडक्ट हो जाता है, तो उसको भी ड्यूटी फ्री इनपुट्स आप प्रोवाइड करिए, ठीक है, जिससे लेदर है और जो आपका हैंडीक्राफ्ट है उसमें एक्सपोर्ट बढ़ सके। क्योंकि देखो अगर आप 10 रुपए का उसके बनाया, अब आप उसको बाहर भेजने का 5 रुपए आप भी चार्ज करो, तो 15 रुपए का हो गया प्रोडक्ट वो। तो आप ये जो ड्यूटी है ना इसको रिड्यूस करें, तो ड्यूटी फ्री सरकार ने बात की, इससे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके, ओके। नेक्स्ट, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है उस पे सरकार ने बोला है कि बहुत सारी मेडिसिन जो है उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा कस्टम ड्यूटी से, मतलब बाहर से जो मेडिसिन आती हैं उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है तो मेडिसिन महंगी हो जाती हैं। तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उसमें कस्टम ड्यूटी हटाया जाएगा। 6 मेडिसिन है उनकी ड्यूटी लिस्ट जो है इन 5% ड्यूटी लिस्ट में लाया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं 37 मेडिसिन एंड 30 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जो है उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, मतलब एक तरीके से मेडिसिन जो है वो आपकी सस्ती हो जाएंगी, ये मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, ओके। अब सरकार ने बोला ये तो ठीक है, सरकार ने टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में किया, ठीक है। रिफॉर्म में सरकार ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की भी बात की है। इसमें क्या बोला है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर डेवलप किया जाएगा। ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर क्या होता है आपको पता होगा, ग्रामीण में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनको लोन्स मिलता है ना। अब वो लोग लोन नहीं चुका रहे हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो उनका भी क्रेडिट स्कोर डाउन होगा, मतलब ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा, और जिसका अच्छा स्कोर होगा उससे आपका रीपेमेंट डिसिप्लिन भी डेवलप होगा, और लोन्स भी आपको प्रॉपर्ली आप ऐसे दे सकते हैं क्योंकि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर भी बनेगा। जैसे आज की डेट में हमारा भी क्रेडिट स्कोर होता है ना, अच्छा होता है तभी लोन मिलता है हमको, तो ये भी बात बोली गई है इसमें, ठीक है, ये भी एक रिफॉर्म किया जाएगा। फिर NABFID दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये क्या करेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करेगा। बॉन्ड्स इशू करेंगे तो लोग पैसे डालते हैं उस पर, और वो पैसा जो मिलेगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये भी बोला गया है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो NABFID इशू करेगा, ओके। नेक्स्ट, KYC दैट इज नो योर कस्टमर की जो रजिस्ट्री होती है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, गवर्नमेंट ने ये बोला है, नो योर कस्टमर को स्ट्रीमलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, याद रखिएगा जैसे कंपनी मर्जर होती है उसमें बहुत टाइम लगता है, तो उसको उसके प्रोसीजर को स्पीडी किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, FDI लिमिट जो इंश्योरेंस में थी वो 74% से कर दी गई है 100%, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये था आपका क्या, ये सारे रिफॉर्म्स हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने जो इंजन्स पढ़े, इंजन्स 4 पढ़े, उसके बाद हमने रिफॉर्म्स पढ़े, ये सारी चीजें हमने रिफॉर्म्स जो हमारा फ्यूल था वो पढ़ लिया, ये हो गया हमारा, इससे हमारा क्या बनेगा, देश का विकसित भारत, ओके। अब कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले सरकार का जो रिसिप्ट है, मैंने अभी आपको बताया रिसिप्ट जो है, जो इनकम है, इससे मतलब जो सरकार इनकम अर्न करेगी, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, 2 टाइप की रिसिप्ट होती हैं। वैसे आप मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर अगर मेरे एप्लीकेशन में जाकर बाय करोगे तो आपको वहां मैंने सब पढ़ाया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, बट अभी मैं बेसिक आपको बता देता हूं। तो इस बार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार ने रखा है 2025-2026 का, वो रखा है 34.2 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है ना। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, और कैपिटल रिसिप्ट जो रखा है वो इस बार का रखा है 16.4 लाख करोड़। तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप, करीबन 50 लाख से ज्यादा
आपका आप कह सकते हैं इस बार का बजट है, मतलब इतना जो पैसा है वो सरकार के पास आएगा। ठीक है, अब ये रिसिप्ट में आपको डिफरेंस बता देता हूं। ठीक है, ये रिसिप्ट क्या है इस बार का, ये दोनों रिसिप्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट था, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज 34.2 लाख करोड़ रुपीस है। तो ये सरकार जो पैसा अर्न करेगी रेवेन्यू रिसिप्ट का, वो सरकार अर्न करेगी टैक्सेस के थ्रू। किसके थ्रू? टैक्सेस, जैसे जीएसटी हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, इन सब के थ्रू जो सरकार अर्न करती है, बेसिक बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो वो सरकार का कितना है? 34.2 लाख करोड़। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? सरकार जो बोरो करती है, ठीक है, उसके थ्रू सरकार करीबन 16.4 लाख करोड़ जो है वो डेवलप कर, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट में आपको कह दिया, बोरो कह दिया, सॉरी। यहां पर कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, याद रखिएगा। इसमें सरकार क्या करती है, जो चीजें रहती हैं, जैसे लेट अस सपोज सरकार के पास कोई एसेट है, ठीक है ना, सरकार, एक सेकेंड, सरकार के पास कोई एसेट है, ठीक है, सरकार उसको क्या करेगी, उस एसेट को बेच देगी, मतलब उसे आप कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उससे सरकार को पैसा मिलेगा। ठीक है, इवन कैपिटल रिसिप्ट में ऑफ कोर्स बोरिंग्स भी आती हैं, ये भी मैं लिख देता हूं, वहां पे मैंने बोला, फिर मैंने मना कर दिया, बोरिंग्स भी आती हैं। ठीक है, कि यहां पर लेट अस सपोज सरकार ने बोरो किया, तो वो भी सरकार के पास पैसा आ गया, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट में आपका काउंट होता है। तो करीबन देख सकते हैं जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार को जो टैक्सेस वगैरह के थ्रू आ रहा है वो है 34.2 लाख करोड़, और जो सरकार को बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है, मतलब सरकार अपने एसेट्स को बेच रही है, उसके थ्रू आ रहा है वो 16.4 लाख करोड़ सरकार ने प्लान किया है इस बार का। ठीक है, अब सरकार का जो इनकम है, अब सरकार के खर्चे भी होंगे तो एक्सपेंडिचर भी होंगे। तो एक्सपेंडिचर भी देखिए दो टाइप के हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सरकार का इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो होने वाला है 15.5 लाख करोड़। ओके, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार करेगी वो करेगी करीबन 39.4 लाख करोड़। याद रखिएगा, 39.4 लाख करोड़ जो है वो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाला है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जो सैलरीज वगैरह में खर्च करती है, सब्सिडी वगैरह देती है, पेंशन वगैरह देती है, इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो होता है सरकार लेटर सपोज एयरपोर्ट बना रही है, रोड्स बना रही है, रेलवे बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, ऐसी खर्च कर रही है, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिख भी रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो सैलरी, पेंशन, इन सब पे आप खर्च कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, जैसे आप रोड्स, हॉस्पिटल्स, ये सब डेवलप कर रहे हो तो। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसे कहते हैं, बट आप कहेंगे सर यहां तो वर्ड यूज हुआ है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो क्या है? तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको बता देता हूं। याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है? याद रखिएगा, जो आप एसेट्स, मतलब जो आप ग्रांट प्रोवाइड करते हो स्टेट्स को कि वो कैपिटल एसेट्स बना सके, मतलब आपने ग्रांट प्रोवाइड किया लेट अस सपोज मध्य प्रदेश को कि वो एक ब्रिज बनाए, ठीक है, तो वो जो पैसा है वो पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता था। ठीक है, तो सरकार ने कहा भाई वो भी तो, उससे भी तो एक तरीके से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो वो आप इस पर ऐड करिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। जो आप एसेट्स जो हैं, कैपिटल जो आप ग्रांट दे रहे हैं स्टेट्स को फॉर कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहे हो, उससे भी तो आपका एम्प्लॉयमेंट वगैरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड करिए। तो उसको जब ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफिनेशन क्या हुई? डिफाइंड एज सम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट फॉर कैपिटल एसेट्स। ओके, तो ये होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों ही मैंने आपको यहां पर बता दिए। ठीक है, अब यहां पर इस बार के डेफिसिट्स कितने हैं ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2025-2026 का जो एस्टिमेटेड सरकार ने इस बार के डेफिसिट रखे वो मैं आपको बता देता हूं। फिस्कल डेफिसिट रखा है 4.4% ऑफ जीडीपी, याद रखिएगा 4.4% ऑफ जीडीपी। जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है वो है 1.5% ऑफ जीडीपी। जो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो है 0.3% ऑफ जीडीपी। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो आपका 0.8% ऑफ जीडीपी। तो ये चारों नंबर्स आप देखेंगे, वैसे तो सब डिक्रीज ही हो रहे हैं, डेफिसिट सरकार कम कर रही है, अच्छी बात है, ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये डेफिसिट्स क्या होते हैं देखो, ये मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे ना इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन जाके, वहां पे मैंने सब पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स में, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस बार ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ जितना भी आप टैक्स ले रहे हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो कितने परसेंट ऑफ जीडीपी है? तो एट प्रेजेंट वो है 12% ऑफ जीडीपी। याद रखिएगा, टोटल ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट। ओके, जबकि डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो है 7.1% ऑफ जीडीपी, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो है 4.9% ऑफ जीडीपी। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, तीनों टर्म नंबर जो है ना वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखना। ओके, नेक्स्ट, ये खास बात है कि आप बहुत सारा फंड्स जो है वो स्टेट्स और यूटीज को हम प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करी, देख सकते हैं आप। इस बार जो एस्टिमेटेड है 2025-2026 का वो है
60 लाख करोड़ रुपीस, याद रखिएगा। सरकार जो है किनको प्रोवाइड करेगी, स्टेट्स और यूटीज को देगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज अच्छा खासा स्टेट्स और यूटीज को मिल रहा है, ओके। आगे एक अब देखिए रेलवे की भी एक छोटी सी बात कर लेता हूं, ऑपरेटिंग रेशियो पर, इस पर क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेटिंग रेशियो पर। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे कितना पैसा खर्च करती है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो अभी जो ऑपरेटिंग रेशियो सरकार ने प्रिडिक्ट किया है इस बार के बजट के अकॉर्डिंग वो है 98.43%, याद रखिएगा। तो 98.43 आप देख सकते हैं, इतना रुपए खर्च करेगी तब जाके, याद रखिएगा, हाउ मच इज स्पेंड टू अर्न 100 रुपीज, इतना रुपए खर्च करेगी तब 100 रुपए अर्न करेगी। तो रेलवे प्रॉफिट में है, बट ये जो है आपका वैल्यू जो है इसको कम करना चाहिए हमको। अभी 98.43% जो है वो आपका ऑपरेटिंग रेशियो है। तो मतलब 98.43 रुपीज आप खर्च करिए तब रेलवे 100 रुपए बना पाएगी, ओके। तो ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो इस बार के बजट में 98.43 डिसाइड किया हुआ है, ओके। तो ये था आपका पूरा बजट जो मैंने आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताया। आई होप आपको ऐसा लेक्चर अभी आप YouTube पे सर्च कर लेना, ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे A to Z आपको सारे पॉइंट्स पढ़ा दिया हूं। अब आप बजट पढ़ना आप इजीली बता दोगे, चिंता मत करो। आपके लिए एक MCQ सीरीज भी लेके आऊंगा बजट पर, तब देखना आप लोग धड़क्के से आंसर दोगे, क्योंकि आपको सारी चीजें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जाते आते आपको एक चीज और बता दूं कि अगर ओवरऑल आपसे बात की जाए कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किस पे कर रही है, तो वो है डिफेंस पर। करीबन 4,91,732 लाख करोड़, सॉरी 4,91,732 करोड़ रुपीस सरकार का डिफेंस पे। तो रैंक 1 पर डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है, सेकंड पे रूरल डेवलपमेंट, थर्ड पर होम अफेयर, फोर्थ पर एग्रीकल्चर। टॉप 4 तो आप याद कर लेना, एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है, ओके, है ना। और आपसे डेफिसिट्स, मैंने अभी आपके सामने सारे डेफिसिट्स जो हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। ये वापस मैंने पीआईबी के थ्रू ये डायग्राम ले लिया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये नंबर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप चाहें तो इनको नंबर्स के फॉर्म में भी देख सकते हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नंबर्स आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ट्रेंड पूछते हैं वो आपसे, ट्रेंड्स, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो बजट था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, आप जितना लाइक करोगे ना, आपका मंथली करंट अफेयर्स भी आने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको सिंपल लैंग्वेजेस में और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को जानना है, ओके। और आपको मैं अपने जाते जाते एक बुकलेट के बारे में फिर से बता रहा हूं, 7 मंथ करंट अफेयर्स। याद रखिएगा जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई से जनवरी तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको मैं यहां प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। 7 मंथ की करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है, देख सकते हैं पूरे टॉपिक वाइज हर चीजें यहां पर मेंशन है, चाहे वो स्कीम्स हो, बुक्स हो, ऑथर्स हो, अवार्ड्स हो, स्पोर्ट्स हो, इंटरनेशनल न्यूज, सब कुछ कवर्ड है। बस करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या तो आप एप्लीकेशन में जाकर भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं, ये देखो किस तरह 3 पेजेस का मैंने आपको सैंपल दिया हुआ है, पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाई गई है, और 110 पेजेस की टोटल ये बुकलेट है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको एक बुकलेट और भी मिलेगी, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। याद रखिएगा जुलाई से लेके जनवरी एमसीक्यू बुकलेट भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, मतलब एमसीक्यू भी सॉल्व करो। यहां पर देखो आपको डायग्राम्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो पहले आप ये डिटेल बुकलेट को पढ़ो, उसके बाद आप इस एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना, आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। व्हाट्सएप में मैसेज करके बाय कर सकते हो, और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो देवाशीष क्लासेस, तो मैं आपसे बोलूंगा वहां पर ये कोर्स दिया हुआ है करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जो लोग भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं और मेरी बात मान रहे हैं, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको क्लासेस भी मिलेंगी, और कुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स ऐड करो और इस कोर्स को आप तुरंत ज्वाइन कर लो, है ना। यहां पर आपको साइड नोट्स भी हमारे अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा कुछ लोग कहते हैं सर हमको 12 मंथ की करंट अफेयर्स चाहिए, आप तो सिर्फ 7 मंथ बता रहे हो, तो 12 मंथ भी इंक्लूडेड है इसमें। याद रखिएगा जनवरी से दिसंबर वो भी इंक्लूडेड है, वो तो इंक्लूड कर ही रहा हूं, और 12 मंथ की एमसीक्यू भी इंक्लूड कर रहा हूं आपके लिए, दैट इज जनवरी टू दिसंबर, वो भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो सारे बेनिफिट्स एक साथ मिल रहे हैं, तो तुरंत या तो व्हाट्सएप के थ्रू बाय कर लो, या तो आप एप्लीकेशन के थ्रू बाय कर सकते हो, ओके। तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आपने इकोनॉमिक्स की क्लास भी आज देख ली मेरी, ठीक है, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरमेंट, सब कुछ आपने पढ़ाया हो और हम इजीली उसको पढ़ सकें, बिल्कुल मेरे एप्लीकेशन में क्लास अवेलेबल है, जनरल स्टडीज की क्लासेस, यहाँ पर 40% फ्लैट ऑफ भी है, तो आप तुरंत जाकर इन क्लासेस को बाय कर सकते हो, ओके। तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, थोड़ा बड़ा था, बट देखो मैंने आपको A to Z सब कुछ पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर आप कह सकते हो बड़ा है, बट आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करो, बहुत मेहनत लग गई, और मैं आपको सही बताऊं अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता था
ये वीडियो मैं डिटेल में बनाऊं आपके लिए और सारी चीजें लेके आऊं, ठीक है। तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को विजिट करो, आपको खुद लगेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको बताओ बजट को सिंपल वर्ड्स में कैसे समझा जा सकता है, ओके। तो अब यहां पर मुझे चलना होगा, और प्लीज इनको नोट्स चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ओके। तो अब यहां पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।